हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे वेक्टर्स चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो इस एक्सरसाइज नंबर 5.3 में हमको पढ़ना है क्या, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम इसी को डिफाइन करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, कि एक वेक्टर इधर मूव कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल है। हो सकता है ये एंगल एक्यूट हो या हो सकता है ये एंगल ऑब्ट्यूज हो। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ये कैसे निकाला जाता है, ए डॉट बी। यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और हम लिखते हैं क्या, कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको एंगल नोन है तो हम वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या वेक्टर्स नोन है तो हम किसी भी इसका दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसमें भी देखिए कि हमें क्या लिख सकते हैं, इसको cos थीटा कैन बी रिटन एज a डॉट ऑफ b, a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अगर मान के चलिए इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा अगर क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया, विच इज एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से लेस होगा तो हमको इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। सो एक्यूट एंगल, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज पॉजिटिव हो जाएगा। और वही अगर हमारे पास है, सॉरी, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, हमारे पास है पॉजिटिव होगा। और थीटा क्या रह सकता है, थीटा इज ऑब्ट्यूज अगर रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू है वो हमको निगेटिव में मिलेगा, और ये क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव हमको क्या मिलेगी, इसकी क्वांटिटी हमको मिलेगी यहाँ पर। फिर अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास है कोई भी दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर ये रहा और दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं बी। मान के चलिए ए वेक्टर की वैल्यू है ए ऑफ आई बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के, है ना, a1 b1 और c1 में ले लेता हूँ। डॉट ऑफ में ले लेता हूँ बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो a2 ऑफ आई प्लस b2 ऑफ जे प्लस क्या हो जाता है c2 ऑफ के ले लेते हैं, मान के चलिए, है ना। अब देखिए होता क्या है इस केस में कि मल्टीप्लीकेशन करते हो, सिंपली आई टर्म का मल्टीप्लाई होता है, आई टर्म के साथ में जे का मल्टीप्लाई होगा जे के साथ में, और के का मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा के साथ में। मतलब a1 a2 a1 a2। अब ये लेंगे आई आई कहाँ गया, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, आई डॉट आई जे डॉट जे, और के डॉट के जब वैल्यू आती है तो इनकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये आपने रिमेंबर करना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होगा, 1 होगा। बस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई वाली टर्म का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के साथ में, जे वाली टर्म का मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट का जे के साथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट हम सीखते हैं यहाँ पर कि मान के चलिए वेक्टर्स हमारे पास है पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि अगर मैं इस एंगल में वैल्यू पुट अप करूँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स क्या हो गए, हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। 90 डिग्री अगर हम ले तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 इज इक्वल टू हो जाता है 0। इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यू आने वाली है a डॉट बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो a डॉट बी अगर 0 आता है तो दैट मींस कि वो वेक्टर्स कौन से होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। तो आपने ये बराबर ध्यान में रखना है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये टर्म भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बचेगा क्या, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरा एक केस हम ले लेते हैं, मान के चलिए पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या होगा, अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, हमारे पास है बी, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इनके बीच का एंगल जो वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और cos ऑफ 0 डिग्री यानी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो उस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा कि a डॉट b विल बी इक्वल्स टू, देखिए cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है
कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी जो है हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए के बराबर। आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ए डॉट बी इज इक्विवेलेंट टू होता है बी डॉट ए के इक्विवेलेंट। तो आपने ये जो मेन पॉइंट से आपने रिमेंबर करने, कभी भी आपको बोल दिया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोला जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और पैरेलल अगर रहेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो आप चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमको और कुछ चीजें पूछी जाती है, फाइंड आउट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखिए हमको क्या पूछा जाता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, ए वेक्टर आप ले लेंगे और जिसके ऊपर निकालना है हमको प्रोजेक्शन, उसका क्या लेना है, अपने यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो बी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, ये होती है यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो सेकेंड वाले का क्या लेना है, अपने यूनिट वेक्टर। अगर हमको बोला कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर हमको ऐसा डिफाइन किया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर बी वेक्टर लेंगे और ए वेक्टर का हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही हमको पूछा जाता है वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकालना बहुत इजी है, लेकिन क्या बोलते हैं, हमको मैक्सिमम केस में पूछा जाएगा फाइंड आउट द स्केलर प्रोजेक्शन। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल्स, जो कि एक्सरसाइज 5.3 के। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वो गलती से इस एक्सरसाइज में आया हुआ है, वो आपकी एक्सरसाइज 5.4 में होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को हम वहां पे कंसिडर करेंगे। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो वो हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी हमारे पास में दो वेक्टर्स है जो कि क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोला है हमको क्वेश्चन में, आप बुक्स अपने सामने रख लीजिए। टू ईच अदर प्रूव दैट ए प्लस बी का स्क्वायर, प्रूव दैट हमको क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर के बराबर हमको प्रूव करना है। तो चलिए बस हमको इसको देखते हैं प्रूव कैसे होगा। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। अब देखिए हमको बोला है सिंस ए एंड बी आर क्या है, परपेंडिकुलर। ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, चाहे ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, हम कैसा भी लिख सकते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारे समझ में आता ही है। अब देखिए चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं कि क्या आती है, और फिर हम राइट हैंड साइड लेके उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हम कंसिडर करते हैं, कितना लिखा हुआ है, ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, मैंने दो बार लिख लिया इन वेक्टर्स को। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ तो आई जे के टर्म नहीं है, तो सिंपली जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है, ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, मतलब ए डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस बी डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, ये ए डॉट बी हो जाएगा 0, बी डॉट ए बी 0, और ये हो जाएगा बी डॉट बी मतलब बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए का इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड को देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, a माइनस बी डॉट ऑफ क्या ले लेते हैं, a माइनस बी, है ना। फिर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, a डॉट ऑफ a माइनस बी माइनस b डॉट ऑफ a माइनस बी, और इसका ब्रैकेट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, a डॉट ऑफ a माइनस a डॉट ऑफ b माइनस b डॉट ऑफ a माइनस माइनस प्लस बी डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो देखा आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये भी हो गया 0, और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो सिंपली देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया हमारे पास में, बी का स्क्वायर आ गया।
तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिंस तो हम लिख देंगे रीजन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी। सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। फिर हमको बोला है सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर्स हमको गिवन है, हमको बोला है मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसी क्या वैल्यू रहेगी सी की जिसके लिए ये क्या फॉर्म करेंगे, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, जब एक्यूट एंगल होता है तो एंगल लेस देन 90, तो हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है। और वही अगर ऑब्ट्यूज रहेगा तो क्या मिलेगा, निगेटिव क्वांटिटी। निगेटिव मतलब क्या हो गया, विच इज लेस देन 0 होता है। तो चलिए देखिए हमारे पास में क्या है, दो वेक्टर्स हमारे पास में है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक को ए वेक्टर मान लेते हैं, एक को बी वेक्टर मान लेते हैं। दोनों का हम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सबसे पहले। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए क्या होगा, x ऑफ i प्लस 2j प्लस क्या आ जाएगा 2c x ऑफ k, है ना। अब चलिए इनको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं i का i के साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर c माइनस 6 2 ज़ा 12, फिर ये आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 2 ज़ा 6 c ऑफ x, है ना। तो ये हमारे पास मिल गया a डॉट ऑफ b का वैल्यू। तो ये देखिए इक्वेशन आ गया है हमारे पास में। अब हमको पता है कि क्या होता है a डॉट ऑफ b। अगर हमको क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, है ना। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूज, इफ एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, a डॉट b की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 से लेस रहेगी। और वही अगर एक्यूट रहेगा तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए इसका हम a डॉट b की वैल्यू क्या करेंगे, लेस देन, यहाँ पर 0 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो फिर ये इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0। सो x स्क्वायर c माइनस 12 प्लस 6c x, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी हमारे पास में। और अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस यहाँ पे दो टर्म में हमारे पास c अवेलेबल है, तो c यहाँ से क्या कर सकते हैं, 12 को इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर c प्लस 6c x इज इक्वल लेस देन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए c कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6x लेस देन 12, या फिर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हमारे पास में होगा। अब देखिए अगर हमको क्या करना है, c को अगर क्या करना है, मैक्सिमम अगर करना है, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ये वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी, तो ही तो ये वैल्यू छोटी होगी। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम होगी, इसका मतलब कितनी हो सकती है, इट में भी इनफाइनाइट हो सकती है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, c लेस देन 12 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो c क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखिए हमको बोला है c की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल तभी फॉर्म होगा व्हेन c लेस देन 0 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज शो दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस मतलब हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है। किसके ऊपर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन मतलब क्या है, ए ऑन बी, तो ए वेक्टर दूसरे का क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है ना। तो अब देखिए वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, ए का प्रोजेक्शन, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। अब जब हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ए वेक्टर तो लेंगे, और एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, आई। तो आई के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई वेक्टर अपॉन इट्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना।
तो देखिए प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो ये है ये वैल्यू, तो अब ए की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, पी ऑफ आई प्लस क्यू ऑफ जे प्लस क्या हो जाएगा आर ऑफ के, डॉट ऑफ क्या लिखेंगे हम आई और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो यहाँ जे और के तो है नहीं, तो क्या हो जाएंगे ये जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखिए पी यहाँ क्या आ जाएगा पी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना हो जाता है 1 हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है ना। तो ये वैल्यू आ गई पी, और पी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है हमारे पास है 2, तो ये आ गया 2, है ना। तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर से वही आने वाला है, देखिए हम पी क्यू और आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ऑफ आई प्लस क्यू ऑफ जे प्लस आर ऑफ के, डॉट ऑफ क्या हो जाएगा जे अपॉन हो जाएगा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ बचेगा क्यू, और क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और फिर हम अगर इनका सम करें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोजेक्शंस विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 विल बी इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। तो मैंने पी और क्यू के लिए आपको निकाल के बताया, आप आर के लिए कीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 2, 3 और नेक्स्ट वाला जो आंसर है आपका आएगा 4। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, सपोज दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी क्या है, चारों साइड्स क्या है हमारे पास है, इक्वल इन लेंथ है ना। तो चलिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हमने कंसिडर कर लिया जिनकी लेंथ क्या है हमारे पास है इक्वल है। मान के चलिए ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर हमको बोला एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड कैसी पैरेलल है, तो ये देखिए 2 पैरेलल साइड्स हो गई, और ये 2 क्या हो गई पैरेलल हो गई, है ना। फिर हमको बोला यूज द वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो देखिए इनके बीच में जो डायगोनल फॉर्म होगी बी और डी में और ए और सी में, तो ये क्या होगी, बोलता है ये परपेंडिकुलर होगी, हमको ये प्रूव करके देना है बाय वेक्टर मेथड, है ना। अब लेकिन देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर क्या आता है हमारे पास में 0 आता है, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखिए हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेते हैं और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ AC वेक्टर डॉट ऑफ BD वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना, अगर ये 0 होते देन AC एंड BD क्या हो जाएंगे, आर परपेंडिकुलर, है ना, जो कि क्या है हमारे पास है इनके डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, बस हमको यही प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AD इज पैरेलल टू किसके, AD पैरेलल है BC के पैरेलल है, एंड AB इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है हमारे पास है DC के पैरेलल है। और फिर हमको एक चीज बोला था कि चारों साइड का जो मतलब लेंथ है वो क्या है, सेम है। AB इज इक्वल टू कितना बोला था हमको, BC इज इक्वल टू क्या है CD इज इक्वल टू क्या है DA। तो चारों की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास है, इक्वल है बोला है। तो चलिए पहले एक डायगोनल कंसीडर हम कर लेते हैं, क्या AC डायगोनल विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपने पहले भी पढ़ा है कि दो लेंथ का सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस BC वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ट्राइंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दी इसकी, है ना। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, BD ले लेते हैं, तो BD विल बी इक्वल्स टू, देखिए BD वेक्टर विल बी इक्वल्स टू BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, तो ये हो जाएगा BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, है ना। ये दो साइड्स हमने कंसीडर कर ली BA प्लस AD। अब देखिए इसमें BA लिखा हुआ है, तो उल्टा अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, BD विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB वेक्टर हमको लिखना पड़ेगा, प्लस क्या लिख सकते हैं AD वेक्टर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अब AD की जगह तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास है, AB प्लस BC है एक फॉर्म, और दूसरा में देखिए यहाँ पे AD है, तो AD किसके बराबर है हमारे पास, BC के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BC वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखा जा सकता है BC वेक्टर माइनस ऑफ AB वेक्टर, तो ये आ जाएगा BD वेक्टर। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो AC डॉट ऑफ BD विल बी इक्वल्स टू AB वेक्टर डॉट प्लस BC वेक्टर डॉट ऑफ क्या हो जाएगा BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो अब इसका आप इजीली डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, AB का मल्टीप्लाई इसके साथ में, BC का मल्टीप्लाई इसके साथ में, ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है डिटरमाइन वेयर A एंड B आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। ए और बी जो वेक्टर्स है ये ऑर्थोगोनल है कि पैरेलल है कि नहीं है। देखिए इसमें 3 सब क्वेश्चंस हमको गिवन है, तो मैं एक सब क्वेश्चन आपको बताता हूं, आप उसके बेसिस पे 2 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने पहले भी पढ़ा है ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए पैरेलल हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट देखिए, चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर माइनस 9i प्लस 6j प्लस 15k, और ये दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं 6i माइनस 4j माइनस 10k। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 ये हो जाएगा 54 प्लस 6 4 24, ये आ जाएगा माइनस 24 और ये आ जाएगा माइनस 150, है। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, देखिए हमारे पास में अब यहाँ पे हमको पूछा है डिटरमाइन ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। अच्छा ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, है ना। अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो चलिए इसको दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर में अगर कन्वर्ट कर दे, अगर स्केलर मल्टीपल में अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। तो जैसे देखते हैं कि ए वेक्टर कितना है, माइनस 9i प्लस 6j प्लस 15k। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ कि अगर मैं यहाँ से 3 निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, अगर 3 कॉमन लेते हैं, मान के चलिए कि -3 अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 2j प्लस कितना हो जाएगा 3 5 तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ k। और अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी टर्म माइनस हो जाएगी। तो देखिए इस टर्म में और इस टर्म में सिंपली डबल का फर्क दिख रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे कितना है 10 है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपॉन में भी 2 कर देता और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या आ जाएगा 6i 4j माइनस क्या हो जाएगा 10k। तो विच इज क्या है, स्केलर मल्टीपल है, ये क्या हो गया बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। सो ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ए क्या है, ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी है। सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। और वही अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो सेकंड वेक्टर को आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर। थर्ड वेक्टर भी आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, और चौथा वाला क्या होगा, ऑर्थोगोनल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 को एकदम बस उनके डॉट प्रोडक्ट निकालिए, उससे आपको पता लग जाएगा ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अब हमको बोला है कि फाइंड द एंगल P ऑन ट्रायंगल। एक एंगल P फाइंड आउट करना है जिसके वर्टाइसेस हमको गिवन है P, Q और R। तो एंगल P की वैल्यू निकालनी, तो मान के चलिए कि एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया, है ना। 3 पॉइंट्स हमको गिवन है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स है। तो देखिए हमको ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करके देना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो क्या हो गया, 2 वेक्टर्स हो गए हमारे पास में, PQ एंड कौन से हो गए, PR वेक्टर हो गए, हो गए। तो अब देखिए एंगल के लिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, PQ डॉट ऑफ PR अपॉन क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ मैग्नीट्यूड ऑफ PR। बस इस तरीके से। तो cos थीटा यानी अब एंगल कौन सा निकलने वाला है हमारा P, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे cos ऑफ P। बस PQ और PR की वैल्यू निकालनी है। तो PQ और PR के वेक्टर्स क्या होंगे, तो लेट P वेक्टर हम मान लेते हैं कितना, ये गिवन है हमारा कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस, तो 0i माइनस 1j प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2k। फिर देखिए Q के वेक्टर्स हमारे पास गिवन है 3i माइनस 1j प्लस 1j प्लस 4k, और R वेक्टर हमारे पास में हो जाएगा थर्ड वाला 5i प्लस 7j प्लस 1k।
तो अब देखिए अगर हमको पी क्यू फाइंड आउट करना है, सो पी क्यू वेक्टर इज गिवन बाय क्यू माइनस क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी वेक्टर हो जाएगा। तो क्यू वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है 3i प्लस 1j प्लस 4k माइनस पी वेक्टर भी अवेलेबल है 0i माइनस 1j माइनस 2k। बस आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 3 माइनस 0 3i, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6 ऑफ k। ये आ गया हमारा पी क्यू वेक्टर। फिर वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, पी आर वेक्टर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आर माइनस पी वेक्टर। तो आर माइनस पी वेक्टर आप कर लीजिए, तो आर माइनस पी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3i प्लस 2j, हाँ, फिर आर माइनस पी वेक्टर की वैल्यू 5 into 3, तो 5i 8j प्लस कितना आ जाएगा 3k, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस आप क्या कीजिए, अब इनको यहाँ पे पुटअप कीजिए और अपना एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। तो cos ऑफ p विल बी इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट ऑफ ये आ जाएगा 5i प्लस 8j माइनस प्लस 3k और अपॉन में इसका क्या ले रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट में स्क्वायर, तो बस क्या हो जाएगा इसका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 प्लस 8 2 16 प्लस 6 3 18 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक 7 और एक आ जाएगी 7√2, 49 आएगा ये, है ना, 49 36 4 40 49 और ये आ जाएगा हमारे पास है 49 और ये वैल्यू होगा हमारे पास में कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 98, तो ये हो जाएगा 7। तो देखिए अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ रही है 7 और 7√2, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 49 अपॉन 7 इंटू ये आ जाएगा 49 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 7√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो cos ऑफ p की जो वैल्यू है 1/√2 कब होती है, cos 45 है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो देयरफॉर एंगल p इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन 8 में, इफ पी क्यू आर यूनिट वेक्टर्स, देखिए पी क्यू और आर क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है, तो हमको बोला है फाइंड पी डॉट क्यू की वैल्यू निकालना है और पी डॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एक हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, मान के चलिए कि एक ए कोऑर्डिनेट है, एक बी, एक ले लेते हैं सी, ये हो जाएगा पी वेक्टर, एक ले लेते हैं हम क्यू वेक्टर और एक ले लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है, पी क्यू और आर वेक्टर्स। तो देखिए पी डॉट क्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, पी क्यू एंड आर आर यूनिट वेक्टर्स हमको बोला है। तो पहला तो हम स्ट्रेट में लिख लेते हैं पी क्यू आर आर यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर गिवन है और हमको पी डॉट क्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन देखिए यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, लेंथ ऑफ ए बी, क्योंकि तीनों की तीनों ही क्या है हमारे पास में यूनिट वेक्टर है, मतलब सबकी वैल्यू 1 है। लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ बी सी। और अब जब तीनों लेंथ अगर सेम है ना, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर तीनों साइड अगर सेम है तो क्या फॉर्म होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, सो देयरफॉर एंगल्स कितने होंगे हमारे पास है, एंगल्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री के होंगे, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो सारे एंगल कितने के हो जाएंगे 60 डिग्री के। और जब 60 डिग्री के हो गए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का हमको फॉर्मूला पता है, तो हमको देखिए दो वेक्टर्स का क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, p डॉट ऑफ q अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q हो जाएगा। सो cos ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू p डॉट ऑफ q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, p की वैल्यू कितनी है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, तो p डॉट q और cos 60 मतलब कितना हो जाता है 1/2, है ना। तो cos 60 की देखिए हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये भी कितनी हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा p डॉट ऑफ q विल बी इक्वल्स टू 1/2। बस एक हमारा आंसर आ गया। दूसरा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं p डॉट ऑफ r। तो देखिए सेकंड के लिए क्या हो जाएगा p डॉट ऑफ r में, तो आपको क्या लिखना है, cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू p डॉट ऑफ r अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो देखिए यहाँ पे तो फिर से वही होगा, cos 60 विल बी इक्वल्स टू p डॉट ऑफ r अपॉन कितना हो जाएगा 1 into 1, तो आपका आंसर भी अभी भी वही आएगा, कितना 1/2।
2। तो पी डॉट ऑफ आर और दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1/2। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हमारे क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो देखिए डायरेक्शन एंगल हमको गिवन है, का मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरा एंगल हम मान लेते हैं बीटा इज इक्वल टू हमको गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल, तो थर्ड डायरेक्शन एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं लेट गामा इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए हमको दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास क्या होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो देखिए cos स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और ये हो जाएगा माइनस इधर आके 1/4। बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर को हटाने के लिए हमारे पास cos गामा की जो वैल्यू होगी वो आएगी प्लस माइनस 1/2। तो देखिए cos गामा की अब हमारे पास है दो वैल्यूज आ रही है, तो दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे कि देखेंगे 1/2 कब होती है, एक लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू प्लस 1/2 लेते हैं। 1/2 कब होता है हमारे पास है 60 डिग्रीज पे। cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। सो देयरफॉर एक गामा का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। एंड cos ऑफ गामा इज इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 कब होगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसी को 1/2 इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ गामा। cos ऑफ गामा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन हटाने के लिए cos ऑफ पाई माइनस, है ना, पाई माइनस क्या हो जाएगा π/3। तो ये देखिए पाई माइनस 1/2 का हो सकता है π/3 पे, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2π/3 पर। तो ये हो जाएगा कितना cos ऑफ 2π/3 पर। तो ये -1/2 जो वैल्यू है वो आपकी कब आएगी -2π/3 पर। तो हमारे पास दो एंगल्स यहाँ पर निकल के आ गए हैं, एक π/3 और एक आएगा दूसरा 2π/3 पर। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक लाइन जो है तीन एंगल फॉर्म कर रही है विद किसके साथ में x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। देन फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हमको बोला है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, लेट L M एंड R हम मान लेते हैं क्या डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन में देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा N इक्वल्स टू कॉस ऑफ गामा। बस हमको तीन एंगल गिवन है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। L इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 यानी कितना होता है 0, तो एक हमारा आंसर तो आ गया L। फिर हम देख लेते हैं N यानी क्या होगा कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा यानी कितना होगा हमारे पास है कॉस ऑफ 135 डिग्री। अब cos ऑफ 135 आप नहीं निकाल सकते तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम cos ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस cos थीटा हो जाता है माइनस cos ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू -1/√2। तो ये आ गया n। n के लिए भी देखिए क्या हो जाएगा cos ऑफ गामा, तीसरा एंगल है cos ऑफ 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर, पहली वैल्यू कितनी है देखिए 0, दूसरी है हमारे पास है -1/√2 और तीसरा है हमारे पास है 1/√2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, बोला इफ द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 4 -12 एंड 18। तो ये हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमको बोला इनकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, लेट हम फिर से ले लेते हैं L M N R डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए यहाँ पर कोई एंगल नहीं गिवन है, तो L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू साइन कॉस बीटा, ये हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में ही किया है।
तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज रहे तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, l की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 144 प्लस कितना 18 का स्क्वायर 324 है ना। तो ये आ जाएगा 4/22, मतलब ये हो जाएगा 2/11। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, m भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और n भी। तो b अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बस आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए वीडियो वॉच करने के बाद में। और हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे इसमें देखेंगे न्यू एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू।